गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, एक ऐसा आधुनिक भारत जिसके बारे में हमने संपूर्ण जाना कि कैसे कैसे आधुनिक भारत की भारत में स्टार्टिंग मानी जाती है। हमने आपको बताया अपने पिछले लेक्चर में कि कैसे कैसे यूरोप से चलने वाली कंपनियां भारत की ओर आगे बढ़ी होगी। हमने आपसे कहा यूरोपीय कंपनियों का आगमन पहले भी भारत में रहा करता होगा, वो भारत के साथ व्यापार किया करते थे। बट हुआ क्या, बीच में वो जिस मार्ग से आया करते थे उस मार्ग से वो व्यापार करते समय उन्हें अपने माल की कुछ ना कुछ हिरास देखने को मिलती थी। उन्हें देखने को मिलता था जिन मार्गों को वो इस्तेमाल करते हैं उन मार्गों में पहले से ही कोई ना कोई व्यापारी, अन्य व्यापारी पहले से बैठे हुआ करते थे, जिसके कारण उन्हें अपने माल में से जो है कुछ माल उन्हें देना पड़ता था। जिस कारण उन्होंने चाहा कि क्यों ना हम जो है भारत की खोज अब अन्य मार्ग द्वारा की जाए। इस कारणवश जो है यूरोप में, अगर देखा जाए तो यूरोप में बहुत सारी कंपनियां पाई जाती थी जिनमें मशीनें हुआ करती थी, और मशीनों को होने की वजह से उसमें जो है कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी, और कच्चे माल की आवश्यकता के कारण ये भारत की ओर जो है चला करते होंगे। हमने आपको इसके साथ साथ बताया कि जब भारत में ये आना स्टार्ट हुए होंगे तो जो लोग बाहर से चले और भारत के मार्ग की खोज कर रहे थे उनका खर्चा स्पेन और पुर्तगाल दो कंपनियों ने या दो देशों ने किया। आप ध्यान रखेंगे, स्पेन की कंपनियों ने और पुर्तगाल की कंपनियों ने उन लोगों का खर्चा किया। जिसमें हमने आपको बताया, सबसे पहले हमने पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। सबसे पहले हमने आपसे पढ़ाया, उस लेक्चर में पढ़ाया हमने यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। भारत में आगमन के साथ साथ हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि सबसे पहले एक व्यक्ति निकला, उसका नाम 1492 में हमने बताया, 1492 में एक व्यक्ति निकला जिसका नाम कोलंबस रहा होगा, और कोलंबस भारत की खोज करने निकला। बट हुआ क्या, वो नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया, और नॉर्थ अमेरिका पहुंचने के बाद जिस इलाके में पहुंचा वहां पर उसे लगा कि शायद मैं भारत में पहुंच गया, और ये लगने के कारण उसने जो है वहां के लोगों को भारतीय समझा, और नॉर्थ अमेरिका के जो निकट तटवर्ती इलाके होते हैं उन तटवर्ती इलाकों को उसने रेड इंडियन के नाम से पुकारा। तो इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेड इंडियन कौन है तो आप बता देंगे रेड इंडियन का मतलब है नॉर्थ अमेरिका के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को कोलंबस ने रेड इंडियन कहकर पुकारा, इसलिए उन्हें जो है रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। ये बात हमने याद कर ली थी कि 1492 में नॉर्थ अमेरिका यानी अमेरिका की खोज हुई होगी। इसके साथ साथ हमने आपको बता दिया रेड इंडियन के बारे में हमने चर्चा कर ली। आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद हमने एक व्यक्ति की बात करी जिसका नाम हमने आपको बार्थोलोमेव डियाज बता दिया था। बार्थोलोमेव डियाज में हमने क्या पढ़ा, हमने बोला आपको कि ये व्यक्ति यूरोप से निकला होगा, और यूरोप से निकलने के बाद दक्षिण अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं हम, दक्षिण अफ्रीका के एक पॉइंट पर रुका जिसका नाम मैंने आपको बता दिया था आशा आंतरीय पॉइंट तक रुका। और आशा आंतरीय पॉइंट पर रुकने के बाद इसे क्या हुआ, इसे भी ये लगा कि भारत की खोज आगे नहीं की जा सकती, इस वजह से ये वापस लौट गया। तो उस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, क्या नाम था, तो आप बता देंगे इसका नाम था आपका बार्थोलोमेव डियाज, और जिस पॉइंट तक रुका होगा उस पॉइंट को हम आशा आंतरीय पॉइंट बोलते हैं। ये सारी बातें हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में बता दी थी, चित्र द्वारा हम आपको पीछे समझा चुके हैं। इसके बाद एक चौथे व्यक्ति की बात करी, हमने देखा कि 1498 में एक व्यक्ति और निकला, उसका नाम वास्को डिगामा था। और जब वास्को डिगामा भारत की ओर को आगे को बढ़ा होगा, इस पॉइंट से और आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा, तो वो केरल तक पहुंचा, और केरल के कालीकट तट पर आकर उतर जाएगा, और उतरने के बाद वो देखेगा कि उसने सही खोज भारत की समुद्री मार्ग से कर ली। भारत की खोज समुद्री मार्ग से पहले भी हो चुकी थी, समुद्री मार्ग से ये पहले व्यापार किया करते थे, मैंने आपको बताया। बट उस मार्ग को छोड़कर अब अन्य मार्ग की खोज में ये लोग निकले थे, और अन्य मार्ग से जो है कोलंबस ने पहले खोज करना चाहा, कोलंबस खोज नहीं कर पाए, उसके बाद सबसे अंत में जाके वास्को डी गामा ने खोज करी। और इन सभी व्यक्तियों का जो खर्च किया होगा वो स्पेन की कंपनियों ने और पुर्तगाल की कंपनियों ने, दोनों ने मिलकर इन लोगों का खर्चा किया होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया 1498 में इसने खोज कर ली, वापस चला गया होगा। जब यहाँ से ये सामान लाद कर लेकर गया होगा तो मैंने आपसे बोला था कि जितना खर्चा इसकी कुल यात्रा में आया होगा उसका लगभग 35 गुना 40 गुना इसने प्रॉफिट कमाया होगा। सेम इसी प्रकार उसने 5 वर्ष बाद अपने मित्रों के साथ आता है 1503 में, और भारत के साथ जो है मसालों का व्यापार करेगा। आकर ये भारत के साथ मसालों का व्यापार करेगा, और धीरे धीरे इसके जो संसाथी होंगे वो भारत में अपनी जो है कदम बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। और इनके साथ मैंने आपको 3 व्यक्तियों के नाम बताए थे जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर आकर किसी न किसी तरीके से काम करना स्टार्ट किया।
हमने आपको ये बता दिया था जब ये आ गए होंगे तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, और पहली फैक्ट्री जो लगाई होगी वो कोचिन में इनकी व्यापारिक फैक्ट्री लगी। आप ध्यान रखना कि सन ने बताया था कोचिन में व्यापारिक फैक्ट्री लगी है। व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ लगाई गई है? तो सबसे पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने लगाई है, कोचिन में लगाई है, व्यापारिक फैक्ट्री लगी है आपकी। इस बात को आपने याद कर लिया होगा। कहाँ लगी? कोचिन में लगी। 1503 में पुर्तगालियों ने एक पहली फैक्ट्री लगा दी। व्यापारिक कोठी का नाम हम लेंगे। इसके बाद हमने एक अन्य व्यक्ति का नाम बताया था आपको छठे पॉइंट में आप ऐसे याद कर लेंगे। सन ने बोला था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, जिसमें हमने फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की कहानी सुनाई। सबसे पहले क्या हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ये भारत आया होगा, अल्मीड़ा। अब भारत आके इसने सबसे पहले क्या किया? देखिए, व्यापार करने के उद्देश्य से आया करते थे, और व्यापार करने के उद्देश्य के साथ साथ ये अपने आप को ना भारत में प्रबल बनाने लगे। ये भारत में प्रबल कैसे बनाया इन्होंने क्या करा? जिस मार्ग की खोज इसने वास्को डी गामा ने की थी, उस मार्ग पर इसने रोक लगा दिया। मार्ग पर रोक लगा दिया, और मार्ग पर रोक लगाने का मतलब उसे इसने बोला ब्लू वाटर पॉलिसी करके नाम दिया इसे। शांत जल की नीति बोला। इसका मतलब ये था कि जो मार्ग हमने खोज लिया है, इसी मार्ग से कोई अन्य कंपनी भारत में प्रवेश ना करे, और अगर वो प्रवेश करेगी तो प्रवेश करने का उससे पहले हमसे परमिशन लेना होगा, और परमिशन लेने के बाद उसे हमें उस बात का वो हमें टैक्स वगैरह भी देगी अगर वो भारत के साथ व्यापार करेगी। इसके बाद पहला व्यक्ति हम ध्यान रखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बारे में। उसके बाद हमने बोला था आपको अल्बुकर्क के बारे में। देखिए, आज सारी कंपनियों के बारे में हम पढ़ लेंगे, ध्यान से समझेंगे। उसके बाद अल्बुकर्क आया। इसने सबसे पहले गोवा पर कब्जा किया, ये मैंने आपको बताया था। गोवा पर कब्जा किया, कब्जे के साथ साथ इसने क्या करा? इसमें देखा कि भारत में जो है उन्हें अपने पैर किस प्रकार जमाए। उसने अपने पैर जमाने के लिए जितनी भी सती महिला हुआ करती थी, उन सती प्रथा को उसने बंद करा दिया। और सती प्रथा को बंद कराने के साथ साथ उसने क्या करते थे? वो लोग उन विधवा महिलाओं से शादी कर लिया करते थे, और शादी करने के बाद यहीं बसाया करते थे, जिनसे कि उनका व्यापार और ज्यादा आसान हो जाए। तो आपने ये ध्यान रखेंगे, गोवा पर कब्जा कर लिया और इसके साथ साथ सती प्रथा का अंत करा दिया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से पुर्तगाली ने जो है सती प्रथा का अंत कराया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सती प्रथा का अंत भारत में किसने कराया। तो आपको अगर ऑप्शन आ जाए अल्बुकर्क ने या पुर्तगाली करके आ जा लिखकर, तो आप बता देंगे पुर्तगालियों ने जो है तो एक बार इसमें सती प्रथा का अंत इन्होंने भी कराया है, केवल अपने फायदे के अनुसार। इसके बाद एक व्यक्ति और आएगा जिसका नाम होगा नूना डी कूना, और नूना डी कूना के बारे में बहुत पूछा जाता है। उसका कारण क्या है, वो कारण समझेंगे आप। कारण उसका ये है, जब गोवा पर कब्जा तो अल्बुकर्क ने किया था, बट नूना डी कूना ने 1530 में जाकर गोवा को राजधानी बना दिया। गोवा को राजधानी बना दिया, और राजधानी के साथ साथ क्या करा इसने? 1535 आते आते इसने समुद्र किनारे और जो गोवा के नीचे दो इलाके पड़ते हैं, दमन और दीव को भी जीत लिया। उन पर भी अपना अधिकार बना लिया। तो ये बात आपको यहाँ तक तो ये पिछले लेक्चर की है, जो मैंने चित्र के द्वारा समझाई थी, वो चीजें मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दी। अब आज के लेक्चर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ये बात समझेंगे। देखिए, इसके बाद अगर हमने आपसे क्या कहा था, हमने कहा था जो कंपनियों का आगमन था ना, यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन था, अगर हम बात करें तो वो उनका क्रम था PDEDF करके याद कर लेंगे। PDEDF। तो PDEDF में हमने जो पढ़ा, जैसे कि हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया था? हमने ये पढ़ा था कि P फॉर पुर्तगाली आ गए, D फॉर अब डच आएगी कंपनी, ठीक, E फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, फिर डेनिश या डेनमार्क जर्की जो बोलेंगे आप, इसके बाद फ्रांस बोलेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली के बारे में अभी तक हम पढ़ रहे हैं। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में जाएंगे। अब इन्हीं के समय में और कौन कौन सी कंपनी आ रही है उनकी बात करेंगे। अब हमारी कंपनी आएगी, भारत में प्रवेश करेगी, डच। अब डच भारत में प्रवेश करेगी। डच का क्या कारण था? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना, डच जो नंबर 2 पे कंपनी आई है उसका कारण क्या था भारत में आने का। देखिए, डच भी गुलाम था, डच गुलाम था स्पेन का। ये लोग स्पेन से आजाद हुए थे, और स्पेन से आजाद होने के बाद इन्होंने 10वां पॉइंट आप इस तरीके से याद कर लें, 10वां पॉइंट कि डच जो है, कि सन ने बताया था डच स्पेन से आजाद हुए थे। स्पेन यानी स्पेन के गुलाम रहे होंगे, स्पेन से आजाद हुई। आजाद होने के बाद इन्होंने क्या करा? डच लोगों, जो डच सरकार रही होगी, डच सरकार ने क्या करा? अपनी एक सरकारी कंपनी बनाई, सरकारी लोगों को इसने जो है भारत की ओर भेजा, और भारत में आके उन्होंने कहा
कि आप जाइए और भारत में जाकर जो है आप आक्रमण कीजिए और आक्रमण करने के बाद व्यापार कीजिए, व्यापार करके जो है हमारे देश में जो आर्थिक तंगी आ रही है उस आर्थिक तंगी को खत्म कीजिए। तो इन्होंने आए और आके जो है इन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। और जब आक्रमण करना स्टार्ट करा होगा तो आप ध्यान रखेंगे इन्होंने आते ही किन पर, पुर्तगालियों पर आक्रमण करा, पुर्तगालियों पर आक्रमण, पुर्तगालियों पर आक्रमण करा। और आक्रमण करने के बाद इन्होंने क्या करा, दमन और दीव जीत लिए तुरंत आते, दमन और दीव जीते। आप ये ध्यान रखेंगे, दमन और दीव जीत लिए। और जब दमन और दीव जीत लिए होंगे तो इन्हें ना पुर्तगालियों को लगा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं, और इसके साथ साथ दमन और दीव तो जीता ही जीता, उसके साथ साथ इन्होंने क्या करा, आगे जितने भी जो है श्रीलंका के आसपास के मालाबार तट हुए होंगे, मालाबार तट जीते, मालाबार तट पर जीत। और अभी तक इनका ना यहीं तक नहीं रुके, इसके बाद इन्होंने श्रीलंका पर भी अपना अधिकार जमा लिया। आप ध्यान रखेंगे श्रीलंका को जीता, ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे, श्रीलंका पर जीत। तो इन्होंने श्रीलंका पर भी जीत कर ली। इस तरीके से ना ये धीरे धीरे पुर्तगालियों पर हावी होने लगे। कौन हावी होने लगे, डच हावी होने लगे। आपने दूसरे नंबर पे कंपनी आपने पढ़ ली डच। डच के बारे में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले इन्होंने आते ही इस पे पुर्तगालियों पर आक्रमण करा और आक्रमण करने के बाद दमन और दीव को जीता। दमन और दीव के साथ साथ जितने मालाबार तट थे, समुद्र के किनारे के तट रहे होंगे, उन तटों पर अपना अधिकार जमा लिया। और उन पर अधिकार जमाते जमाते इन्होंने देखा श्रीलंका तक अपने पैरों को आगे बढ़ाया और श्रीलंका को भी जीत लिया। अब आगे क्या होगा, अब इन्हें ना पुर्तगालियों को खतरा लगने लगा। पुर्तगालियों ने सोचा कि ये डच कंपनी जो है ये तो धीरे धीरे हावी हो रही है, और अब इनका जो अगर देखें पुर्तगालियों का अधिकार किस पे था, अब था इनका अधिकार गोवा पर। इन्होंने सोचा कि अगर हमने थोड़ा सा भी, अगर आप थोड़ा सा अलर्ट नहीं हुए तो ये गोवा भी हमसे छीन लेंगे, और धीरे धीरे हमारे जो इतने पैर हमने जमा रखे हैं वो सारे के सारे बेकार हो जाएंगे। अब पुर्तगालियों ने एक चाल चली, आप ध्यान रखेंगे क्या चाल चली, पुर्तगालियों ने एक चाल चली। चाल चलने में हमने एक चाल चली, क्या चाल चली है ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने अपनी राजकुमारी थी इनकी, उस राजकुमारी का नाम पूछा जाता है, राजकुमारी थी उसका नाम था कैथरीन। इसने अपनी राजकुमारी कैथरीन की शादी करा दी। राजकुमारी कैथरीन की शादी किससे करा दी, इसकी शादी करा दी ब्रिटेन के राजकुमार से। जो ब्रिटेन का राजकुमार रहा होगा उस राजकुमार से इसकी शादी करवा दी। और जब शादी करवा दी तो इन्होंने और इसे ब्रिटेन के राजकुमार को लालच दिया कि बोले कि हम आपकी शादी अपनी राजकुमारी से करा रहे हैं और बंबई हम आपको जो है दहेज के रूप में दे रहे हैं, जिस पर इनका खुद का भी अधिकार नहीं था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि जब ब्रिटेन का राजकुमार जब यहाँ तक अपने पैर पसार लेगा और हमारा रिश्तेदार बन जाएगा, तो रिश्तेदार बनाने के बाद ये क्या होंगे, जो दूसरी कंपनी आपकी आई है, हम जिनके बारे में बात करते हैं डच की, तो डच अपने आप ही बाहर होने लगेगी। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो सर ने क्या बता दिया, और 14वें पॉइंट में आप ध्यान रख लेंगे, बंबई क्या करा इन्होंने, दहेज में दे दिया, बंबई को दहेज में दिया, जिस पर इनका अधिकार भी नहीं था, दहेज में दिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बंबई दहेज में किसने दिया या किसे दिया। तो आप ध्यान रखेंगे, जब कैथरीन की शादी कर रही थी, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन थी, उसकी शादी ब्रिटेन के राजकुमार से हुई, और इन्होंने अपना जो है क्या नाम है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बंबई को दहेज में दे दिया। अब क्या होगा भाई, इतना बड़ा राजा का बेटा राजकुमार रहा होगा, ब्रिटेन का राजकुमार है, वो यहाँ पर बंबई में तो राजा कोई व्यापार करने की दृष्टि से आएगा नहीं। और उसने क्या करा, इसे बंबई को ना एक अपनी यहाँ पे जो भी कोई लोकल कंपनी उनकी रहती होगी उस कंपनी को यहाँ पर भेज दिया, और 10 पाउंड पर भेज दिया कि 10 पाउंड प्रति वर्ष आप दें हमें, और प्रति वर्ष 10 पाउंड देंगे केवल, और आप वहां पर जाके व्यापार कीजिए। तब यहाँ पर आके आप ध्यान रखेंगे BEIC कंपनी अब आई, 15वां पॉइंट याद रखेंगे, 10 पाउंड पर बंबई दिया, बंबई BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनेगी BEIC को दिया। तो आप ये इस बात करके ध्यान रखेंगे कि सर ने हमें बता दिया कि 10 पाउंड पर ये दिया होगा। अब देखिए, जब BEIC आ गई तो BEIC के बाद इन्होंने सोचा, जो डच बैठे हुए थे, इन्होंने सोचा कि हम क्यों बार बार लड़ते फिरे, पुर्तगालियों से लड़े, हमने चलो अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। अब जब BEIC आ गई, ब्रिटेन आ गई, ब्रिटेन के बाद इतनी सेना आएगी, इसकी हमसे युद्ध लड़ेगी, हम क्यों जबरदस्ती फंसे। इन्होंने अपना किनारा करना स्टार्ट कर दिया,
डचों ने क्या करा, डच ने क्या करा, अपना किनारा करना स्टार्ट कर दिया। अब किनारे के इनके दो कारण थे, डच वापस लौट रहे हैं, अब ध्यान रखना। देखो डच आए, इन्होंने आक्रमण करा, डचों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमने देखा डच किनारा करेंगे, किनारा क्यों करेंगे, उनके दो कारण है। नंबर एक कारण मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि जब डच आए होंगे, आजाद हुए, तो आजाद होने के बाद ये एक सरकारी कंपनी थी, इन्होंने भेजा था अपनी गवर्नमेंट कंपनी बनाकर। डच की सरकार जो रही होगी आपकी हॉलैंड की, ये सरकारी होंगे, गवर्नमेंट होंगे, तो गवर्नमेंट थे, तो इन्होंने सोचा कि हमें तो सरकार तनख्वाह दे रही है, हम क्यों लड़े इसमें, हम क्यों इनके साथ में लड़े। तो इन्होंने क्या करा, डच जो है आपके रिटर्न होंगे, आप ध्यान रखेंगे, वापस लौट गए डच, वापस लौटे। वापस लौटने का हमने क्या कारण बताया, नंबर एक कारण बता दिया हमने, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मैं। एक तो हमने बता दिया ये गवर्नमेंट कंपनी थी, और इसके बाद आप ध्यान रखेंगे सर ने बताया था इनका जो व्यापार को जो सही से जो है लाभ दिखाई दे रहा था, इनका लाभ दिखाई दे रहा था, इन्हें इंडोनेशिया से लाभ दिखाई दे रहा था, इंडोनेशिया से लाभ दिखाई दे रहा था, इसलिए ये वापस लौट गए। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया में भारत से भी अधिक मसालों का व्यापार होता है, और इसलिए इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इंडोनेशिया से व्यापार कर ले, जहां हमें लड़ना ही नहीं मिलेगा, लड़ना ही नहीं पड़ेगा, इनसे तो हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो ये व्यापार करने इंडोनेशिया की तरफ को चले जाएंगे। और इसके साथ साथ हमने देखा गवर्नमेंट कंपनी है। भारत में अगर आपसे पूछ ले कि जो है ये डच लोग किस चीज का व्यापार किया करते थे, तो आप ध्यान रखना भारत में ये सूती वस्त्रों का व्यापार किया करते थे। ठीक, डच लोग भारत में किस चीज का व्यापार किया करते थे, सूती वस्त्र। आप ध्यान रखेंगे ये किसका व्यापार करते थे, सूती वस्त्र का व्यापार किया करते थे। देखिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान से हमने आपको PDEDF बताया, तो पुर्तगाली हो गए हमारे, डच हो गए आपके, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे पैर पसार लिए हैं, आ गई है। अब डेनिश डेनमार्क के बारे में, फ्रांस के बारे में अब हम आगे चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। देखिए जब BEIC भारत में आई थी तो उस समय 1599 चल रहा था, 1599 में भारत में आई थी, और 1600 में जाके जब इसने देखा होगा ये डच जो थी जो रिटर्न हो गए, उन्हें देखा इसने, तो 1600 में जाके इसने ना जो बंबई थी, बंबई के साथ साथ पूरा जो भारत पे धीरे धीरे अधिकार जमा रही थी ये, इसने महारानी ब्रिटेन जो भी रही होंगी उनसे 15 वर्ष के लिए जो है भारत को किराए पे ले लिया, बिल्कुल व्यापार करने के उद्देश्य से। तो ध्यान रखेंगे जब कंपनी भारत में आ रही थी तो उस समय तो 1599 का समय था, 1599, और 1600 ईस्वी में जाकर आपको ध्यान रखेंगे सर ने बताया था 15 वर्ष के लिए लिखित में ले लिया गया, लिए लिखित में किस लिया होगा, महारानी ब्रिटेन से ले लिया कि हम व्यापार करना चाहते हैं, कि अब आप हमें 15 वर्ष के लिए लिखित में दे दीजिए कि 15 वर्ष तक हम जो है अपना अधिकार बनाकर भारत में व्यापार करते रहें। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 1600 में हो गया। अब 1600 के बाद धीरे धीरे लोग बाग अब वहां से कंपनी को ना बार बार देखने आएंगे कि कंपनी सही प्रकार काम कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे पहले व्यक्ति जो आएगा वो 1604 में आएगा, उसका नाम होगा जॉन बिल्डन हॉल। तो सबसे पहले आपसे व्यक्ति पूछे तो आप तुरंत बता देना कि 1604 में ब्रिटेन की तरफ से एक व्यक्ति आया 1604 में, जिसका नाम था जॉन बिल्डन हॉल करके आप ध्यान रखेंगे कि सर ने क्या बताया था, इसका नाम था जॉन बिल्डन हॉल। ये व्यक्ति भारत में आया होगा और आने के बाद कंपनी पर निगाह बनाई होगी इसने। अच्छा एक बात और देखिए अभी एक बात और बताते हैं, 1604 के बाद 1608 की बात होगी। 1608 में यहाँ पे एक व्यक्ति फिर आएगा, वो आएगा उसका नाम होगा कैप्टन हॉकिंस। ठीक, 1608 में कैप्टन हॉकिंस आएगा और ये कंपनी बनाना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे अभी कंपनी केवल व्यापार कर रही थी, अभी कंपनी बनाएगा, वहां पर आकर निर्माण करेगा। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया भारत में, कैप्टन हॉकिंस आएगा। अब इसके बारे में समझिए थोड़ा। जब ये आया तो उस समय जहांगीर के दरबार में आया था। ये किसके दरबार में आया था? जहांगीर के। और जब कंपनी आई थी तो कंपनी जब आई थी तो उस समय अकबर का शासन चल रहा था। तो पूछ लेता है कभी कभी जब BEIC आई तो उस समय कौन सा मुगल बैठा हुआ था? तो BEIC कंपनी जब भारत में दस्तक दी थी उसने, तो उस समय बैठा हुआ था अकबर। और उसके बाद जब कैप्टन हॉकिंस भारत में आया है तो उस समय जो बैठा हुआ था उसका नाम था जहांगीर। और जहांगीर को भी पूछ लेगा कौन सी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञानी था, तो जहांगीर कैप्टन हॉकिंस, और कैप्टन हॉकिंस तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञानी था। और तुर्की भाषा का ज्ञानी होने की वजह से ये जो था ना जहांगीर बड़ा खुश हुआ। कैप्टन हॉकिंस किस भाषा का ज्ञानी था? तुर्की भाषा का। और तुर्की भाषा का था तो इसे ना बड़ी खुशी हुई कि जहांगीर को कि बताइए कि हमारी जो तुर्की भाषा है, इस तुर्की भाषा का बड़ा अच्छा ज्ञान है, इसे बहुत अच्छा बोल रहा है।
और इस बात से खुश होकर इसने इन्हें ना 400 मनसब दे दिए। तो आपसे पूछा जाता है किसे 400 मनसब दिए गए, तो आप बता दें कि कैप्टन हॉकिंस को दिए गए। किसने दिए? जहांगीर ने दिए। कैप्टन हॉकिंस को क्यों दिए? क्योंकि तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञानी था, इस वजह से उसने 400 मनसब दे दिए। अब बात आती है, आप लोग सोच रहे होंगे 400 मनसब जो दिए गए वो मनसब क्या है। देखिए मनसब की बात करें तो मनसब जो हुआ करते थे वो पोस्ट हुआ करती थी, पद हुआ करते थे। जो मुगल बैठे हुए होंगे ना, तो मुगल के दरबारों में जो यहाँ राज्य में या जो जो क्षेत्र में जितना इनका होगा, तो उसमें जो पद बनाए गए होंगे वो इन्होंने क्या करे 400 पद दे दिए कैप्टन हॉकिंस को कि लो आप जो आराम से व्यापार करो और अपने लोगों को इन 400 पदों पर बिठा दीजिए, जाइए व्यापार कीजिए, आप तो बहुत अच्छे ज्ञानी है। तो एक बेवकूफी तो हमारी थोड़ी सी यहाँ भी रही उस समय जहांगीर के दरबार में। इसके बाद देखिए कंपनी का सबसे पहले काम जो स्टार्ट हुआ वो हुआ 1608 में ही जाकर काम स्टार्ट होगा। 1608 में जो काम हुआ, कंपनी बनना स्टार्ट हुई मछलीपट्टनम में। कहाँ स्टार्ट हुई? जिसे हम मसूलीपट्टनम करके बोलते हैं, मछलीपट्टनम में कंपनी बनाना स्टार्ट करेंगे। मगर सही बात ये बताई जाए, इनका जो कंपनी बनाने का जो दिलचस्पी थी वो थी सूरत में। तो आप ध्यान रखेंगे, सर ने हमारा बताया था 20वां पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, कंपनी बनना जो स्टार्ट हुई, कंपनी बनना प्रारंभ हुई कहाँ हुई है भाई? आप बता देंगे, मछलीपट्टनम करके सर ने बताया था, मछलीपट्टनम। ठीक है, पत्तनम में जो है स्टार्ट हुई है कंपनी बनना। तो मछलीपट्टनम में कंपनी बनना स्टार्ट हुई, कंपनी बनाना स्टार्ट करी होगी, बट क्या हुआ, कंपनी ना बन नहीं पाई उस समय। आप ऐसा करके भी ध्यान रखेंगे, सर बता रहे थे कि कंपनी बन नहीं पाई क्योंकि इनका मन भी था कहाँ बनाने का, इनका मन था आपका सूरत में बनाने का। अब सूरत बहुत विशेष हो जाएगा, कंपनी बन के नहीं पाई। इस तरह जो है जहांगीर ने आके जो तुरंत कह दिया, बोले कि आप व्यापार करने के उद्देश्य से आए हो, ना कि यहाँ पे अपने पैर जमाने के उद्देश्य से आए हो। जो कंपनी बना रहे हो आप, कंपनी क्यों बना रहे हो? तो कंपनी बनी नहीं है। इन्होंने जो है बीईआईसी ने कंपनी बनाना कहाँ प्रारंभ किया, आपसे पूछे तो आप बता देंगे 1608 में कैप्टन हॉकिंस के समय में। जहांगीर उस समय बैठा हुआ था, मछलीपट्टनम में इन्होंने कंपनी बनाने का जो है सोचा, बट बनाना चाहते थे सूरत में। सूरत में क्योंकि सूती वस्त्रों का बहुत अच्छा काम हुआ करता था, तो इनकी इच्छा थी कि क्यों ना हम सूरत में बनाएं। और सूरत में जो बैठे हुए थे, अगर हम बात करें तो सूरत में पहले से ही बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? पुर्तगाली लोग बैठे हुए थे। अब ये देखिए, देखो कंपनी आई है, कोई राजा का राजकुमार नहीं आया है जो राजकुमार जो पुर्तगालियों से जो किसी भी तरीके से जो है संबंध बना के रखेगा। अब देखो इन्होंने क्या करा, कंपनी ने ना तुरंत जो है 1612 में जाकर ना सबसे पहले एक युद्ध लड़ा, और ये युद्ध बहुत पूछा जाता है। 1612 में स्वाली का युद्ध लड़ा गया, स्वाली का युद्ध। तो किस किस के बीच हुआ? तो आप बता देंगे, युद्ध हुआ था पुर्तगालियों के बीच में, पुर्तगाली वज्र कौन था? बीईआईसी, इन दोनों के बीच में 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ। युद्ध बड़ा भयंकर रहा होगा और बीईआईसी की इसमें जीत हुई, और जीत होने के बाद क्या होगा, बीईआईसी ने जीतने के बाद वहां पर सूरत पर कब्जा कर लिया होगा, और सूरत में अब जो है अपना व्यापार स्टार्ट करेंगे। ये बात अब ध्यान रखेंगे। इसमें एक बात पूछी जाती है बहुत ज्यादा, इसमें ये पूछी जाती है, ये जो युद्ध हुआ था आपका 1612 में, तो इसमें एक पानी वाले जहाज ने बड़ी मदद करी थी बीईआईसी की। उस जहाज का क्या नाम था? तो उस जहाज का नाम अगर आपसे पूछ ले तो आप तुरंत बता देंगे, उसका नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन करके उसका नाम था। आप इस तरीके से आप याद रखेंगे, हमारे सर ने रेड ड्रैगन हमें बता दिया था, रेड ड्रैगन उसका नाम रहा होगा। उसके बाद आप करते हैं आगे की चर्चा। देखिए 1612 तक की हमने देखो स्टोरियां पढ़नी, इसके बाद 1613 आएगा। 1613 में अब इन्होंने क्या करा, मैंने आपसे पहले ही कहा था सूरत में फैक्ट्री लगाना चाहते थे, तो 1613 में इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री लगाना प्रारंभ कर दी, और सूरत में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी बना ली। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो 1613 की इस तरीके से सर ने हमारे बताई थी। नंबर पॉइंट हो जाएगा 22वां पॉइंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम। 1613 में सूरत में क्या करा इन्होंने, व्यापारिक कोठी बनाई या कंपनी बनाई। आप ध्यान रखेंगे, व्यापारिक कोठी बनाई। किसने बनाई होगी? ये बीईआईसी ने बनाई। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। कब बनाई है? 1613 में बनाई है, सूरत में बनाई गई है, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद 1615 की बात करेंगे, तो वो समय ना ध्यान से चलते चले जाएंगे, सारी चीजें याद हो जाएंगी। 1615 में एक व्यक्ति फिर आया होगा, उसके बारे में पूछते हैं। उसका नाम था 1615 में जो व्यक्ति आया उसका नाम था थॉमस रो। थॉमस रो भारत में आया था और उसने 2 काम किए। इन दोनों कामों के बारे में बहुत पूछता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों कामों के पीछे ना अब लड़ाइयां स्टार्ट होंगी, अब युद्ध होंगे हमारे।
कि इनके मुगलों के भी युद्ध होंगे इनके बीईआईसी के साथ में और लोगों के भी होंगे। तो आपको ध्यान रखना, सन ने 23 में पॉइंट बताया था 1615 में थॉमस रो भारत आया है। थॉमस रो भारत आया और भारत आकर इसने क्या करा, इसने ना एक तो मद्रास में बनाया, एक मद्रास में किला बनवाया, मद्रास में किले का निर्माण करवाया, फोर्ट जिसे बोल सकते हैं आप। कहाँ बनवाया, मद्रास में। तो पहला आप ध्यान रखेंगे मद्रास में इसने एक फोर्ट बनवाया, एक किला बनवाया है। उसके बाद एक कोलकाता में बनवाया। ठीक, ये तो हो गया आपका मद्रास वाला किला हो गया, मद्रास का किला बनाया, और एक बनवाया इसने फोर्ट विलियम करके बनवाया, जो बनवाया इसने कहाँ पर, कोलकाता में। तो एक बना देंगे, ध्यान रखेंगे आप इस बात की, ध्यान रखेंगे। तो एक फोर्ट विलियम के बारे में चर्चा करेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये आगे युद्ध करवाएंगे यही किले। ठीक, मद्रास के में एक बनवाया है किला और एक बनवाया है आपका कोलकाता में बनवाया है, ये बात आपको ध्यान आ गई होगी, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो कंपनी आएगी, अब आएगी डेनिश। उसका समय पीरियड आ चुका, 1615 की बात हुई। डेनिश डेनमार्क भारत में 1606 में आएगी और 1606 में आते हुए ये बीईआईसी और पुर्तगालियों को खूब लड़ता हुआ देखेगी बीच में, और धीरे धीरे लगभग जो है लगभग 250 वर्ष के आसपास रहेगी, और 250 वर्ष के आसपास रहने के बाद 1850 में ये रिटर्न हो जाएगी। इसे कोई मतलब नहीं, ये किसी से नहीं लड़ेगी। तो आप ये ध्यान रखना, सन ने हमारे बताया था कि इसके बाद 24वें पॉइंट में सन ने बताया हमें कि डेनिश डेनमार्क आया भारत में 1616 में। कौन आया, डेनिश, डेनिश कंपनी आई, डेनिश या डेनमार्क करके आएगी और कब चली जाएगी, 1850 में ये रिटर्न हो जाएगी। इसे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, डेनिश डेनमार्क तक की बात कर ली। कल हम पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में। अब फ्रांस कंपनी आएगी और फ्रांस की कंपनी आने के बाद इनके साथ खूब युद्ध लड़ेगी, इनके साथ में युद्ध लड़ेगी, मगर किसी भी युद्ध में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी, किसी भी युद्ध में सफलता प्राप्त नहीं होगी। पहले जब फ्रांस कंपनी आएगी उस समय हो चुका हुआ 1664 का समय। 1664 में भारत में प्रवेश करेगी और ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी होगी। इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1600 इसकी बात करें, हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखिए, चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूँ। तो फ्रांस की कंपनी के बारे में बात हो रही है हमारी, ध्यान से समझेंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने ये कहा कि सर ने कि इसके बाद फ्रांस कंपनी आएगी, क्योंकि पीडीईडीएफ करके हमने बोला था। तो पीडीईडीएफ में पी भी पढ़ ली, डी भी हो गया, ई हो गया, डेनिश डेनमार्क की बात कर ली, अब फ्रांस की बात कर रहे हैं सर। और 1664 में एफईआईसी, जिसका हमने पॉइंट दे दिया, 25वां पॉइंट पढ़ेंगे हम। 25वें पॉइंट में हमने पढ़ा 1664 में एफईआईसी, ठीक है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करेगी। और प्रवेश करने के बाद क्या होगा, इसके जो है युद्ध होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट कंपनी थी, आप ऐसे करके भी ध्यान रखेंगे। 1664 में जो कंपनी आई है वो कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। इससे पहले गवर्नमेंट कंपनी के बारे में हमने पहले भी बात करी थी, जिसके बारे में हमने डच बताए थे आपको, ये आ गई होगी। अब ना इनके युद्ध होंगे, खूब होंगे। इनके किससे होंगे, बीईआईसी के साथ में खूब युद्ध होंगे। कर्नाटक का युद्ध बहुत माना जाता है, कर्नाटक में युद्ध लड़े जाएंगे। देखिए, 3 तरीके के युद्धों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आप इस तरीके से याद करेंगे। पहला युद्ध जो हुआ है 1746 में स्टार्ट हुआ, 1748 तक चला होगा। तो पहला युद्ध अगर इनके बारे में हम चर्चा करें, 1746 में हुआ है और 1748 तक चला, और 48 तक चला। और बाद में इस युद्ध में जो है बिल्कुल हारने की कगार पे पहुंच गई, हार हो गई इसकी। और हार होने के बाद इसे संधि करनी पड़ी। हारते समय जब संधि करी होगी तो उस संधि को बोला जाता है ऑक्सला-शैपल की संधि। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सला-शैपल की संधि कब हुई, तो आप बताएंगे 1748 में हुई थी। 1746 से 1748 के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के कारण किन किन के बीच में युद्ध हुआ था, तो एफईआईसी और बीईआईसी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बीईआईसी की जीत हुई थी और एफईआईसी जो है वो हार गई थी, जिसमें उसे संधि करनी पड़ी। और उस संधि का नाम था ऑक्सला-शैपल की संधि। ऑक्स-लॉ-शैपल की संधि, ये बात आपको याद हो गई होगी। चलिए, इसके बाद फिर से युद्ध होगा। 3 युद्ध हुए, 4 मानेंगे हम। अभी चौथा भी पढ़ा देंगे इसके साथ साथ, जब आज कंपनी को पढ़ा ही रहे हैं। तो देखिए, दूसरा युद्ध जो होगा आपका 1749 में स्टार्ट होगा। 1749 में स्टार्ट होगा और 1754 में जाके खत्म होगा। 1749 में स्टार्ट हुआ और 1754 में जाके खत्म हुआ, और इसमें भी इसकी हार होगी। एफईआईसी जो है वो हर युद्ध में हारेगी, और युद्ध में हारने के बाद इसे फिर से संधि करनी पड़ेगी, जिसमें इन्हें पांडिचेरी की संधि की है। तो
तो आपसे पूछ ले पांडिचेरी की संधि किसकी है, तो आप ये भी बता देंगे कि पांडिचेरी की संधि जो है आपकी, पांडिचेरी की संधि किसकी है, FEIC और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई है। इसके बाद तीसरे की बात करें तो तीसरा बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है और इस युद्ध के बारे में आपसे बहुत पूछी जाती है, क्योंकि ये 1756 से 1763 तक 7 वर्ष तक चला है। 1756 से सर ने बताया था और 1753 तक बताया था। इसे सर ने सप्तवर्षीय युद्ध करके बोला है, सप्तवर्षीय युद्ध चला है और सप्तवर्षीय युद्ध है और इसमें भी संधि करनी पड़ी। ये संधि कहलाई पेरिस की संधि, पेरिस में जाकर ये संधि हुई, तो पेरिस की संधि करके हमने इसे बोला है। इस बात को आपको ध्यान रखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे और भी युद्ध चलते गए। एक बहुत खतरनाक युद्ध हुआ इसी बीच में, हम कहें 7 साल वाले जो युद्ध है, इसी के समय में जो बीच में एक क्षेत्र में युद्ध हुआ था उसे बोला गया था 1760 में हुआ है वॉन्डी वॉश का युद्ध। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए वॉन्डी वॉश का युद्ध के बारे में भी बात करें तो आप बता देंगे ये 1763 है आपका। इसे हम बता देंगे, सर ने बताया था 1760 में एक युद्ध हुआ है वॉन्डी वॉश का युद्ध। वॉन्डी वॉश का युद्ध बहुत जो है खतरनाक रहा है, एक तरीके से राक्षसी सेना बोली जाए। वॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ और वॉन्डी वॉश का युद्ध में क्या हुआ, इसमें भी किसकी जीत हुई, सभी में आपकी BEIC की जीत हुई है। आप बता देंगे BEIC की जीत हुई है। और FEIC जो है वो क्या हुआ होगा, FEIC हारी होगी और हारने के बाद ये भी पुनः वापस लौट गई होगी। इसीलिए हम कभी कभी देखते हैं फ्रांस और ब्रिटेन की अगर बात करें तो दोनों में आज भी संबंध सही से स्थापित नहीं है। और जब अभी आगे जब हम टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ रहे होंगे, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, 3-4 लेक्चर बाद टीपू सुल्तान आ जाएंगे आपके, तब देखेंगे FEIC से वो मदद भी मांगेगी और मदद मांगने के बाद क्या होगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर किया करें, लाइक किया करें और आप कमेंट करने के साथ साथ इन्हें सब्सक्राइब कराया करें। आगे बताया करें कि एक सर हैं जो इस चीज को डिटेल में बहुत ज्यादा स्टोरी के साथ जोड़ते हुए बहुत सारे युद्धों के बारे में चर्चा करते हुए समझाते चल रहे हैं। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।